देख रहे हैं नेशन व्यू रमेश भट्ट के साथ। नमस्कार। खबरों पर अपना नजरिया बनाने के लिए जानना बेहद जरूरी है कि उसका असर आप पर क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं जल्लीकट्टू को लेकर भड़की हिंसा और तेज होती जा रही है। करीब एक हफ्ते से तमिलनाडु सुलग रहा है। तमिलनाडु विधानसभा में विशेष सत्र के जरिए जल्लीकट्टू बिल को सर्वसम्मति से पारित भी कर दिया गया, लेकिन लोग पीछे हटने को तैयार नहीं। उनका कहना है जल्लीकट्टू के लिए उन्हें स्थायी समाधान चाहिए। धू-धू कर जलती गाड़ियां, पुलिस को चकमा देती भीड़, पत्थर फेंकते प्रदर्शनकारी, लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले। एक शहर सुलग उठा क्योंकि उसे पाबंदी मंजूर नहीं। ये जल्लीकट्टू पर भड़की आग है जिसमें पूरा तमिलनाडु जल रहा है। अध्यादेश की आड़ में हुए आयोजन ने मानो इस भीड़ को और ज्यादा आक्रामक कर दिया है। चेन्नई का मरीना बीच प्रदर्शनकारियों का ठिकाना बना हुआ है। वो हटने को तैयार नहीं। पुलिस वाले लोगों को जबरन हटाने की कोशिश करते हैं तो प्रदर्शनकारी राष्ट्रगान गाने लगते हैं, वंदे मातरम के नारे लगाने लगते हैं। चेन्नई मरीना बीच में है। यहाँ पे आज प्रदर्शनकारियों का 7वां दिन चल रहा है। हम आपको बता दें यहाँ पे आज सुबह से यहाँ पे पुलिस प्रदर्शनकारियों को यहाँ से हटाने में जुटी हुई है। करीब 5000 लोग हैं और इक्वल नंबर ऑफ पुलिस भी यहाँ पे डिप्लॉयड है। आर्म्ड फोर्स पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स, लॉ एंड ऑर्डर के पुलिस ऑफिसर्स, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स। हम बता दें कि आज सुबह से यहाँ पे ये तो प्रदर्शनकारी हैं, यहाँ से हटाने के लिए बहुत कोशिश की जा रही है। भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने मरीना बीच तक पहुंचने के रास्तों पर रोक लगाई, लेकिन नाराज लोग फिर भी नहीं माने। जरा देखिए कैसे पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों को हटाने गए, लेकिन पुलिस की सारी कोशिश, सारी दलील बेमानी हो गई। प्रदर्शनकारी किसी भी हाल में वहां से हटने को तैयार नहीं थे। बताया जा रहा है कि मरीना बीच पर 2 लाख से ज्यादा लोग जमा हो गए। इसमें छात्र भी थे, एक्टर्स भी, आर्टिस्ट भी और IT प्रोफेशनल्स भी। ये हालात सिर्फ चेन्नई में नहीं, मदुरई में भी तस्वीरें ऐसी ही थी। क्या युवा, क्या बुजुर्ग, क्या पुरुष और क्या महिलाएं। जल्लीकट्टू के समर्थन में नारा लगाने वालों की यहाँ भी कोई कमी नहीं थी। चेन्नई में तो प्रदर्शन हिंसक हो गया। पुलिस कुछ लोगों को पकड़ कर ले गई तो नाराज भीड़ ने थाने के आगे आगजनी कर दी, जिसके बाद पुलिस को भी आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, लाठियां भांजनी पड़ी। सवाल लोगों की भावना से जुड़ा है और इसीलिए जल्लीकट्टू के विरोध की आग में पानी डालने वालों की कमी है। पर सवाल ये है कि क्या ऐसी परंपरा को जारी रखने के लिए ऐसे प्रदर्शन जायज हैं? चेन्नई से श्री प्रपंच के साथ टीम न्यूज़ नेशन। इधर आंध्र प्रदेश में हुए रेल हादसे के पीछे एक बार फिर साजिश के बादल घेरा गए हैं। हीराखंड एक्सप्रेस हादसे का शिकार कैसे हुई, इस बात की जांच चल रही है। घटनास्थल पर NIA की टीम भी पहुंच गई है। सवाल उठ रहा है कि आखिर रेल हादसा हुआ कैसे? क्या यह लापरवाही का नतीजा है या फिर वाकई अब आतंक के निशाने पर रेल की पटरियां आ चुकी हैं? क्या आंध्र प्रदेश के विजयनगरम के पास हुआ रेल हादसा किसी सोची समझी साजिश का नतीजा है? क्या कुनेरू में हुए रेल हादसे के पीछे कोई आतंकी साजिश थी? क्या रेल पटरियों के साथ किसी ने जानबूझकर साजिश रची थी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हीराखंड एक्सप्रेस हादसे के बाद जो जानकारी सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। NIA की टीम ने भी कुनेरू पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियां इस हादसे की हर एंगल से जांच कर रही हैं। शुरुआती जांच में जो बात सामने आई है उसके मुताबिक इस हादसे से 2 घंटे पहले इसी ट्रैक से मालगाड़ी गुजरी थी। पेट्रोलिंग टीम ने शनिवार को ट्रैक दुरुस्त पाया था। हादसे से पहले ड्राइवर को भी जोर का झटका लगा था। हादसे के दौरान धमाके की भी आवाज सुनाई दिए जाने का दावा किया जा रहा है। जिस इलाके में ये रेल हादसा हुआ है वो नक्सल प्रभावित भी माना जाता है। ऐसे में जांच एजेंसियां किसी भी थ्योरी को खारिज नहीं कर रही। इस स्थिति पे कोई प्राइमा फेसी कॉज बताना संभव तो नहीं है। आप जिन संभावनाओं की बात कर रहे हैं, जी हाँ, थोड़ी सी ये तोड़फोड़ की, सबोटाज की रिपोर्ट्स आई हैं
और जिस पे कि इन्वेस्टिगेशन जारी है, वहाँ की राज्य सरकार एजेंसी द्वारा भी और केंद्र की एजेंसी द्वारा भी। इतना ही नहीं, हादसे के बाद पटरियां भी दूर तक उखड़ी पाई गई हैं, जिससे ये शक गहरा गया है कि किसी ने जानबूझकर पटरियों के साथ छेड़छाड़ की है। जानकार भी मानते हैं कि बार बार हो रहे रेल हादसे इसी तरह का शक पैदा करते हैं। बिहार में जो गिरफ्तारियां हुई हैं, उसके आलोक में अगर आप इसका मूल्यांकन करें तो इसमें बहुत ज्यादा अनुसंधान की जरूरत है। सबोताज, छेड़छाड़ या रेलवे की लापरवाही, जो भी कारण हो, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि प्रेशर कुकर बॉम्ब्स और आईईडी ब्लास्ट के माध्यम से कानपुर वाले ब्लास्ट किए गए थे और इसमें आईएसआई का हाथ अब स्पष्ट हो चुका है। पिछले दिनों मोतिहारी से पकड़े गए आरोपियों ने खुलासा किया था कि कानपुर रेल हादसे के पीछे आईएसआई का हाथ था, जिसके बाद ये शक और गहरा गया है कि कहीं आंध्र प्रदेश के विजयनगरम के पास हुए रेल हादसे के पीछे भी तो कहीं किसी सोची समझी साजिश तो नहीं। जांच एजेंसियां जल्दी ही इस मामले में कुछ और खुलासा कर सकती हैं। टीम न्यूज़ नेशन। जाहिर है एनआईए की जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा ये साजिश है या हादसा। कभी आगे कभी पीछे करते करते आखिरकार कांग्रेस और एसपी में गठबंधन हो चुका है। इस डील में यह कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी ने अहम भूमिका निभाई है और इसके साथ ही शुरू हो चुकी हैं अटकलें। क्या प्रियंका पर्दे के पीछे से कांग्रेस की दशा और दिशा तय कर रही हैं? सिद्धू आए तो प्रियंका की वजह से, और अब यूपी में डील के पीछे भी प्रियंका ही मानी जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में गठबंधन की जो साइकिल सड़क पर फिसलती दिख रही थी, वो अचानक सरपट दौड़ने लगी है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन का खुल्लम खुल्ला ऐलान सिर्फ विधानसभा चुनाव के लिए नहीं हुआ, बल्कि दावा 2019 के लिए भी ठोका जा रहा है। कांग्रेस नेता खुलकर बंधन के गांठ में प्रियंका की भूमिका का ऐलान भी कर रहे हैं। किस तरीके से किन-किन ने बात की, इसके बारे में मैं कोई ना मुझे जानकारी है, ना मुझे कोई इसको बताने की आवश्यकता है। लेकिन श्रीमती प्रियंका गांधी जी का विशेष इसमें रोल रहा है और उनको काफी हद तक श्रेय जाता है। लेकिन और भी लोग, बहुत लोग थे जो कि बात कर रहे थे, जिसकी वजह से संभव हो सका। ये ऐलान बताने के लिए काफी है कि पर्दे के पीछे रहकर प्रियंका कांग्रेस की रणनीति को धार देने में जुटी हैं। उनके चुनाव लड़ने की वकालत कांग्रेस के कई नेता कार्यकर्ता पहले भी करते रहे हैं, लेकिन तब तक उन्होंने खुद को सिर्फ राहुल और सोनिया के लिए प्रचार तक सीमित रखा। लेकिन माना जा रहा है कि 2017 के दंगल में वो डिम्पल यादव के साथ साथ नजर आएंगी, तो दूसरी ओर राहुल और अखिलेश भी साथ साथ प्रचार करते नजर आ सकते हैं। सूत्रों की माने तो राहुल अखिलेश हर चरण के लिए 2 रैलियां और पूरे चुनाव के दौरान करीब 15 रैलियां साथ कर सकते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि डील में समाजवादी पार्टी के कई नेता कांग्रेस के निशान पर चुनाव लड़ सकते हैं, और ये सब कुछ मुमकिन हुआ है प्रियंका की वजह से। यानी देर से ही सही, सबसे मुश्किल जंग के लिए कांग्रेस ने अपना तुरुप का पत्ता बाहर निकाल लिया है। टीम न्यूज़ नेशन। उत्तर प्रदेश के बाद अब बात पंजाब की। पंजाब की सियासत में कांग्रेस के अंदर सीएम पद को लेकर दांवपेच शुरू हो चुके हैं। कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपना चेहरा बनाया है, लेकिन अब अमृतसर में सिद्धू को सीएम बनाने के पोस्टर लग गए हैं। बीजेपी छोड़ कांग्रेस में आने के बाद भी सिद्धू के अंदाज में कोई खास बदलाव नहीं आया है। सिद्धू चुनाव प्रचार के दौरान जमकर बीजेपी अकाली गठबंधन पर अपने स्टाइल में ही वार कर रहे हैं, लेकिन पंजाब की गद्दी पर पहुंचने का दावा करने वाली कांग्रेस के अंदर सीएम चेहरे को लेकर अभी से दांव चलना शुरू हो चुका है। कांग्रेस जीती तो सीएम कैप्टन होंगे या सिद्धू, इसे लेकर होड़ शुरू हो गई है, जिसकी तस्वीर आप दीवारों पर देख रहे हैं। ऐसे पोस्टर अमृतसर में कई जगह लगे हैं। सिद्धू जब भी प्रचार करने निकल रहे हैं तो उनके समर्थक सिद्धू के सामने ही सीएम सिद्धू जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। हालांकि खुद को सीएम का चेहरा बताए जाने के सवाल पर सिद्धू कुछ बोलना नहीं चाहते। राहुल गांधी और आपके पोस्टर छपे हैं दैट यू विल बी चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। मेरी बात सुनो, कैप्टन साहब इज द लीडर, द हाई कमांड विल डिसाइड। तो ये पोस्टर्स किसने छपाए हैं? सिद्धू को कांग्रेस में शामिल करने के बाद पार्टी को जो भी फायदा हो,
लेकिन कैप्टन के मुकाबले पार्टी में एक बड़ा चेहरा खड़ा हो चुका है। जाहिर है कि कैप्टन अमरिंदर कभी भी सिद्धू को सीएम पद के दावेदार के रूप में कबूल नहीं करना चाहते। आपको लगता है नवजोत सिंह सिद्धू को चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए बिकॉज वो अगली पीढ़ी के हैं? Well, this is the decision is the कांग्रेस प्रेसिडेंट का। अब किसको चाहते हैं, आगे को किसको चाहेंगे, प्रेसिडेंट जो भी होंगे वही फैसला करेंगे। बात सिद्धू की पहली रैली आज अमृतसर में और सिद्धू के बोलने का अनोखा अंदाज, ऑडियंस बिल्कुल ध्यान लगा के सुन रही है और ठोको ताली पे तालियां बजा रही है। अकाली दल की जलेबियां बना देंगे सिद्धू कह रहे हैं, पर देखते हैं कि 11 मार्च को सिद्धू की बातों में कितना दम होता है और कहां तक कांग्रेस को वो लेके जाते हैं। बहरहाल कांग्रेस अभी इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाना चाहेगी। ये और बात है कि चुनाव के बाद अगर कांग्रेस जीतती है तो पंजाब में सीएम पद को लेकर एक बार फिर सियासत गर्म होगी। मीतू जैन, न्यूज नेशन, अमृतसर। गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल ने दिल्ली की रफ्तार पर मानो ब्रेक लगा दिया। दिल्ली एनसीआर आज सुबह जाम के झाम में फंस गया। हालात इतने मुश्किल रहे, जरा आप भी देखिए इन तस्वीरों से आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितनी परेशानी हुई आज लोगों को। लक्ष्मीनगर जाम, अक्षरधाम जाम, नोएडा जाम। सोमवार की सुबह दिल्ली एनसीआर में सबकी जुबान पर बस एक ही चर्चा रही, जाम की। ऐसा कोई नहीं मिला जो जाम के झंझट में ना फंसा हो। सड़क पर गाड़ियां रेंगती रहीं और लोग मंजिल तक पहुंचने का इंतजार करते रहे। करीब मुझे 1 घंटा हो गया जाम ही जाम में, और यहाँ आप देख सकते हैं कितना जाम है। मुझे कम से कम 1 घंटा हो गया जी वहाँ से निकलते हुए हैं। दरअसल दिल्ली एनसीआर की रफ्तार पर ब्रेक लगा रिहर्सल की वजह से। रिपब्लिक डे की फुल ड्रेस रिहर्सल के चलते कई इलाकों में गाड़ियों की आमद रफ्त रोक दी गई, जिसका सीधा असर ट्रैफिक पर पड़ा। हालांकि इसको लेकर प्रशासन ने पहले से ही अलर्ट कर रखा था, लेकिन दफ्तर पहुंचने की जल्दबाजी और हफ्ते की शुरुआत होने की वजह से सड़कों पर भीड़ उमड़ पड़ी। बहरहाल 26 जनवरी तक अभी कई रास्तों पर आवाजाही बंद रहेगी और ऐसे में विजय चौक, इंडिया गेट, रफी मार्ग, जनपथ, मानसिंह रोड, तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नेताजी सुभाष मार्ग और लाल किला रोड पर जाने से बचें। टीम न्यूज नेशन। देश को अपने सभी स्वतंत्रता सेनानियों पर नाज है, लेकिन जब बात सुभाष चंद्र बोस की आती है तो हर भारतीय का सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है। आज भी नेताजी से जुड़ी कहानियों में हर हिंदुस्तानी की बेहद दिलचस्पी होती है। आज तक हमें अपना खून बहाना है, हमें कुर्बानी उठाना है, सब रुकावटें का सामना करना है। आज उनमें कामयाबी। अपने इस नारे से भारतीय जनमानस को आंदोलित करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म ओडिशा के कटक में हुआ था। पिता जानकीनाथ बोस शहर के नामी गिरामी वकील थे। राय बहादुर के खिताब से नवाजे गए जानकीनाथ की हसरत बेटे सुभाष को आईसीएस अफसर बनाने की थी। सुभाष ने विदेश में तालीम हासिल कर पिता के इस ख्वाब को पूरा भी किया। 1920 में बोस ने आईसीएस के इम्तिहान में 4था स्थान हासिल किया, लेकिन आजादी की लड़ाई में शामिल होने के जज्बे के चलते उन्हें अंग्रेजों की नौकरी मंजूर न हुई। 22 अप्रैल 1921 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया और स्वदेश लौट आए। फिर आजादी की लड़ाई में वे 11 बार जेल गए। 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में राष्ट्र ध्वज फहराकर नेताजी एक विशाल मोर्चे की अगुवाई कर रहे थे। पुलिस लाठीचार्ज में वो जख्मी हो गए। जख्मी सुभाष को जेल भेज दिया गया। फिर 1934 में पिता की बीमारी की खबर सुनकर वो कोलकाता पहुंचे, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उन्हें यूरोप भेज दिया गया। कहते हैं ब्रितानी हुकूमत की आंखों की किरकिरी बन चुके नेताजी को 1941 में ब्रिटिश सरकार ने खत्म करने का आदेश दिया था। ये वो वक्त था जब नेताजी अंग्रेजों के खिलाफ जापान और जर्मनी की मदद लेने की कोशिश में लगे हुए थे। 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी ने भारत की अस्थायी सरकार बनाई। नेताजी की सेना को जर्मनी, जापान, कोरिया, चीन, इटली और आयरलैंड जैसे देशों ने मान्यता दी थी। आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर आक्रमण कर कुछ भारतीय प्रदेशों को उनके कब्जे से मुक्त भी कराया। आजाद हिंद फौज ने 4 अप्रैल से 22 जून 1944 तक कोहिमा की लड़ाई भी लड़ी। ये एक लंबी और भयावह जंग थी। नेताजी लोगों में जोश भरना चाहते थे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा खासा लोकप्रिय हुआ।
लेकिन दिल्ली चलो का उनका नारा भी कम असरदार साबित नहीं हुआ, जो उन्होंने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने से आजाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर के तौर पर दिया था। नेताजी गांधी जी के विचारों से ही प्रभावित होकर स्वतंत्रता संग्राम में कूदे थे। वो कांग्रेस के पूर्णकालिक सदस्य बने, लेकिन भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी के मसले पर वो गांधी जी से असहमत थे। कहते हैं इसके बाद से ही नेताजी और गांधी जी के बीच मतभेद बढ़ते चले गए, लेकिन मन से वो कभी बापू से अलग नहीं हुए। यही वजह है कि अंग्रेजों से सीधी लड़ाई के दौरान 6 जुलाई 1944 को उन्होंने रंगून रेडियो स्टेशन से गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया और उनसे आशीर्वाद मांगा। बहरहाल नेताजी की मौत पर रहस्य आज भी बरकरार है। कुछ लोग मानते हैं कि 1945 में हवाई हादसे में उनकी मौत नहीं हुई, बल्कि वे रूस में नजरबंद थे। नेताजी का शव आज तक नहीं मिला है, इसीलिए उनकी मौत पर सस्पेंस कायम है। टीम न्यूज़ नेशन।